अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो गॉस सीडल मेथड ऑफ सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट प्रोसीजर है। लेकिन उससे पहले जो लास्ट लेक्चर में हमने जैकोबी मेथड पढ़ा था उसके कुछ रिमार्क्स हैं। रिमार्क नंबर 1, द जैकोबी मेथड इज एन एग्जांपल ऑफ मेथड ऑफ साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट दैट इज एट द एंड ऑफ ईच आइट्रेशन वी रिप्लेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ xj साइमल्टेनियसली विद द एलिमेंट्स ऑफ xj+1। इसको हम कहते हैं मेथड ऑफ साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट। साइमल्टेनियस का मतलब है हम सारी जो x1 x2 x3 या एक्स वाई जी को एक साथ ही रिप्लेस करते हैं। जैसे फर्स्ट आइट्रेशन में अगर हमारे पास आता है x1 की वैल्यू x1 आती है या x आती है y आती है एंड z आती है। फर्स्ट आइट्रेशन में उसके हम कह लेते हैं फर्स्ट आइट्रेशन है तो हम यहाँ पे शो करने के लिए 1 लगा देते हैं, 1 एंड 1। जो नेक्स्ट आइट्रेशन है उसमें हम क्या करेंगे, सारी एक साथ रिप्लेसमेंट करेंगे, यानी नेक्स्ट आइट्रेशन में सारी x1 वही रहेगा, x2 भी वही रहेगा, x3 भी रहेगा, यानी पूरी आइट्रेशन में हमारे पास वो x, y और z वो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जो गॉस सीडल मेथड हमने आगे पढ़ना है उसमें हम थोड़ा सा यही चेंजिंग है कि हम रिप्लेस कर, जो नई वैल्यू आती है हम रिप्लेस करते जाते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होती है उसमें हमारे पास x होता है, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास y होता है, थर्ड इक्वेशन जो होती है वो z वाली होती है, या x1 x2 और x3 वाली होती है। तो हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं। अगर हम सेकंड वाली आइट्रेशन निकाल रहे हैं, सेकंड आइट्रेशन में अगर हम x, y और z फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सारी वैल्यूज़ पुरानी वाली यूज़ करते हैं। आप x2 में y1 और z1 ही यूज़ करें, यानी फर्स्ट आइट्रेशन वाली। y2 निकाल रहे हो तो अब x और z यूज़ करें फर्स्ट आइट्रेशन वाले, और z की सेकंड आइट्रेशन निकालो तो x और y ही यूज़ करो। आपने जो नेक्स्ट वैल्यू आ गई, अगर आप देखो तो y निकालने से पहले आपके पास नेक्स्ट आइट्रेशन का x आ जाता है, लेकिन आप फिर भी पुरानी आइट्रेशन वाला x ही यूज़ करते हो। तो जैकोबी मेथड और गॉस सीडल मेथड में यही डिफरेंस है। जैकोबी में बेशक हमारे पास x की नेक्स्ट आइट्रेशन वाली वैल्यू आ गई, जो y में x है वो हमने पुराना वाला ही यूज़ करना है, हमने चेंज नहीं करना। गॉस सीडल मेथड में हम क्या करते हैं, जो नई वैल्यूज़ आती जाती हैं चाहे उसी आइट्रेशन की, हम उसी आइट्रेशन में भी यूज़ करते रहते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि हम इन तीनों वैल्यूज़ को एक साथ ही एक आइट्रेशन में यूज़ करते हैं। यानी सेकंड आइट्रेशन में हमने सिर्फ फर्स्ट आइट्रेशन वाली वैल्यू यूज़ करनी है। सेकंड आइट्रेशन में अगर हम y निकालना है और उसमें x है तो पहले चाहे सेकंड आइट्रेशन का x की वैल्यू हमने फाइंड आउट भी कर लिया, हम वो यूज़ नहीं करेंगे, हम पिछली आइट्रेशन वाली ही x यूज़ करेंगे। इट इज़ ऑफन डिज़ायरेबल टू ऑफ modify the original set of equation to produce a matrix which is not diagonally dominant should be as close to diagonally dominant as possible। हमने क्वेश्चन में डिस्कस भी किया है कि जब तक हमारे पास मैट्रिक्स जो होगा या इक्वेशन जो होंगी वो डायगोनली डोमिनेंट नहीं होंगी तब तक हमारे पास जो सोल्यूशन है वो कन्वर्ज नहीं करेगा। हमने एक क्वेश्चन भी देखा था जिसमें हमारे पास x की वैल्यू तो x, y और z की वैल्यू आ रही थी, तो एक वैल्यू फिर पहले अगर 2 आ रही है तो फिर वो 36 बन जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा ही चेंजिंग आ जाती है और उसका मतलब है कि वो कन्वर्ज नहीं करता। तो हमारे पास जब तक कन्वर्जेंस की यही कंडीशन है कि जब तक हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशंस जो हैं या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हैं जब तक वो डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म में नहीं होंगी तब तक वो कन्वर्ज नहीं करती, इसलिए हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर वो डायगोनली डोमिनेंट नहीं होगी तो उसको हमें मॉडिफाई करके डायगोनली डोमिनेंट बनाना पड़ेगा। थर्ड हमारे पास रिमार्क है, अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस इज दैट ai मॉडुलस greater or equal to summation of I from 1 to n, I not equal to k, ij मॉडुलस। यानी हमारे पास जो ai है यानी a11 पोजीशन पे, a22 पोजीशन पे, a33 पोजीशन पे, यानी जो हमारे पास डायगोनल में एलिमेंट्स बनते हैं, हर एक इक्वेशन में वो डायगोनल वाला पार्ट, जैसे फर्स्ट x अगर पहली इक्वेशन है तो उसमें जो x के साथ नंबर है, सेकंड इक्वेशन में जो y के साथ नंबर है और थर्ड इक्वेशन में जो z के साथ नंबर है, वो बाकी दोनों के सम से यानी मॉडुलस के सम से, अगर फॉर एग्जांपल x के साथ 3 है तो y के साथ -1 है और z के साथ +1 है, तो -1 का मॉडुलस +1 का मॉडुलस वो 2 हो गया और वो 3 से लेस होता है। तो मतलब आई वाली पोजीशन में यानी x के साथ फर्स्ट में, दूसरे में y के साथ और तीसरे में z के साथ, या x1 के साथ और x2 के साथ और x3 के साथ जो नंबर है, जो कांस्टेंट है, वो उस इक्वेशन में बाकी जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनको या कोफिशिएंट है उनको सम मॉडुलस का सम करने से जो नंबर आता है वो लेस या इक्वल होना चाहिए हमारे पास डायगोनल वाले एलिमेंट के कोफिशिएंट से। व्हेन 1 is to k x k plus 1 विल कन्वर्ज, यानी नेक्स्ट वाला जो होगा हमारे पास सोल्यूशन आएगा जब x के हमारे पास एक
आइट्रेशन है तो एक्स के प्लस वाली जो होगा वो कन्वर्ज टू द सोल्यूशन नो मैटर व्हाट द इनिशियल वेक्टर है। यानी हम कोई भी इनिशियल वेक्टर, जैसे हमने जो कभी मैं 0 0 0 ले लेते, हो सकता है हमें कोई क्वेश्चन में कोई ना कोई स्टार्टिंग सोल्यूशन भी दिया हो, लेकिन नहीं भी दिया हुआ तो कह रहे हैं आप ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक फिक्स्ड उसके आसपास ही लो। जैसे आपके पास x1 का आंसर 1 है, 2 है, 3 है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो स्टार्टिंग सोल्यूशन है वो 1 के करीब होना चाहिए। वो कुछ भी आप सोल्यूशन ले रहे हो, अगर आपके पास ये डायगोनल डोमिनेंट वाली जो कंडीशन है ये होल्ड करती है तो आपका सोल्यूशन लाजमी कन्वर्ज करेगा। नेक्स्ट है गॉस सीडल मेथड ऑफ सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट। सक्सेसिव का मतलब क्या है? वहाँ साइमल्टेनियस है, यहाँ सक्सेसिव है। सक्सेसिव का मतलब है जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि हमारे पास एक आइट्रेशन है, उसमें x1 y1 और z1 हमारे पास आ गए। नेक्स्ट आइट्रेशन में हम क्या करेंगे, x की इक्वेशन में हमारे पास y और z पुट करना होगा, y की इक्वेशन में z और x पुट करना होगा और z की इक्वेशन में x और y पुट करना होगा। अब यहाँ पे हमने पुट कर दिया y1 और z1 वाली जो वैल्यू हमारे पास थी। अब यहाँ से हमारे पास x की नई वैल्यू आ चुकी है, तो गॉस सीडल मेथड में हम ये नहीं देखते कि पिछली आइट्रेशन में क्या है, बल्कि जो नई वैल्यू आती जाती है वो हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे y में हमें किसकी ज़रूरत होगी, x और z की। z तो न्यू नहीं निकला है हमारे पास, z पुराना ही है तो वो पुराना यूज़ करेंगे, लेकिन जो x है वो हमारे पास न्यू फाइंड आउट हो चुका है सेकंड आइट्रेशन में, तो हम वो सेकंड आइट्रेशन वाला x यूज़ करेंगे। तो यही हमारे पास क्या होता है, सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट प्रोसीजर कहलाता है। इसका जो मेथड है वो है गिवन अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a x इज इक्वल टू बी। हमने कल पढ़ा था मैट्रिक्स वाली फॉर्म में हमारे पास सिस्टम दिया होगा a x इज इक्वल टू बी। इफ द सिस्टम इज नॉट डायगोनली डोमिनेट मेक इट सो बाय इंटरचेंजिंग रोज etc। अगर वो डायगोनली डोमिनेट नहीं है तो सबसे पहला स्टेप हमने यही करना है। ये मेथड अप्लाई करने से पहले जब भी हमने न्यूमेरिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है तो पहला स्टेप हमने यही देखना है कि वो डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, उसको डायगोनली डोमिनेंट बनाएंगे बाय इंटरचेंजिंग इक्वेशन या बाय इंटरचेंजिंग रोज। देन द सिस्टम कैन बी रिटन इन आइटरेटिव फॉर्म। उसके बाद हम सिस्टम को आइटरेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं एज एक्स आई के प्लस 1 इज इक्वल टू बी आई ए आई आई माइनस समेशन आई नॉट इक्वल टू के टू आई माइनस 1 ए आई जे एक्स आई एक्स जे के प्लस 1 माइनस समेशन आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 एन ए आई जे डिवाइड बाई ए आई एक्स जे के इज इक्वल टू 1 to 1। अच्छा, ये ए आई जो हमारे पास है, ये जैसे x हमारे पास फर्स्ट होगा तो उसके साथ जो होगा वो ए आई है, तो x है तो हमारे पास क्या होगा, x1 है तो हमारे पास a11 होगा, x2 है तो यहाँ पे a22 निकलेंगे सेकंड इक्वेशन से, x3 है तो थर्ड इक्वेशन से हमारे पास a33 आएगा। तो ये जो 7 वाला नंबर होता है हमें पता है कि बाकी सबको दूसरी तरफ जाके हम माइनस कर देते हैं। जो इस x के साथ जो हमने फाइंड आउट करना होता है इस इक्वेशन से, चाहे वो एक्स वाई जी में इक्वेशन है, यहाँ पर x वाली फॉर्म में लिखे हुए तो हम सपोज कर लेते हैं x1 x2 और x3। अब यहाँ पर अगर हमारे पास x1 है तो x1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, a11 हम दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देते हैं और इसके साथ जो ऐड हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है। लास्ट जो हमने पढ़ा था जैकोबी मेथड, उसमें सिर्फ एक ही टर्म थी, यहाँ पे 2 टर्म्स नहीं थी। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो पूरा आइट्रेशन पिछली वाली आइट्रेशन की वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं, यहाँ हमने कुछ वैल्यूज़ पिछली आइट्रेशन की पुट करनी होंगी, कुछ वैल्यूज़ न्यू आइट्रेशन से जो फाइंड आउट हो चुके हैं वो करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, अब थोड़ी बड़ा सिस्टम ले लेते हैं, हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसमें हमारे पास x1 x2 x3 x4 तक हम सिस्टम ले लेते हैं एंड x5 भी ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल हम फाइंड आउट कर रहे हैं x3 फाइंड आउट करें तो हमें पता है x1 में हमारे पास कैसे किसकी ज़रूरत होगी, x2 की वैल्यू, x3 x4 x5। x2 में हमें क्या चाहिए होगा, राइट हैंड साइड पे x1 x3 x4 x5। x3 में हमें चाहिए होगा x1 x2 x4 एंड x5। x4 में हमें चाहिए होगा x1 x2 x3 एंड x5, और x5 फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए होगा राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास इक्वेशन में आएगा वो x1 x2 x3 x4 होगा। जब हम कर रहे होंगे तो एक तो हमारे पास पिछली आइट्रेशंस की वैल्यू होंगी सारी, या तो स्टार्टिंग सोल्यूशन होगा या पिछली आइट्रेशन होंगी हमारे पास, उसमें हमारे पास x1 की वैल्यू दी होगी, x1 से लेके x5 तक हमारे पास एक पहले पिछली आइट्रेशन की वैल्यू मौजूद होंगी, x1 to x5।
अगर हम फर्स्ट आइट्रेशन करें तो हमारे पास स्टार्टिंग सोल्यूशन होगा, इन सब की वैल्यू स्टार्टिंग सोल्यूशन वाली होगी। और अगर हम फर्स्ट आइट्रेशन कर चुके हैं, x1 फाइंड आउट किया, तो हमने लास्ट वाली यानी x ये 0 समझ लें, 0 फर्स्ट इनिशियल सोल्यूशन हमारे पास है, 0 वाली आइट्रेशन है हमारे पास, ये स्टार्टिंग सोल्यूशन है हमारे पास, इसकी वैल्यूज़ है हमारे पास। हम फर्स्ट आइट्रेशन कर रहे हैं, फर्स्ट आइट्रेशन में हमने x1 निकाला, x1 निकाला और यहाँ पे हमने x1 के लिए लास्ट वाली आइट्रेशन का x1 टू x1 फाइंड आउट किया, इसके लिए हमें हमारे पास राइट हैंड साइड पे होगा x2 x3 x4 x5, वो हमने यहाँ पे 0 वाली यानी स्टार्टिंग सोल्यूशन से पुट कर दिया और हमारे पास x1 की फर्स्ट आइट्रेशन वाली वैल्यू होगी। अब हमने x2 फाइंड आउट करना है, तो x2 फाइंड आउट करने की उसकी हम फर्स्ट आइट्रेशन ले रहे हैं, तो x2 में हमें चाहिए x1 चाहिए, x3 x4 और x5। x3 x4 x5 हमारे पास न्यू नहीं है तो वो तो हम पिछला यूज़ करेंगे, लेकिन हमारे पास x1 जो है वो पिछली आइट्रेशन इस आइट्रेशन का मौजूद है, तो यहाँ x1 हम पिछले आइट्रेशन का और बाकी नेक्स्ट आइट्रेशन से पुट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल x3 क्योंकि मिडिल में है तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि अब आपके पास x1 और x2 पिछले आइट्रेशन का, x4 और x5 नेक्स्ट आइट्रेशन का, x1 और x2 इसी आइट्रेशन का फर्स्ट आइट्रेशन वाला है और x4 और x5 जो है आपके पास स्टार्टिंग सोल्यूशन या 0 आइट्रेशन वाला है, तो वो हम पिछला वाला यूज़ करेंगे और ये हमारे पास नेक्स्ट वाला आएगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि ये आई का मतलब क्या है, अगर हम x3 फाइंड आउट करें तो इसका मतलब क्या है, 3 वाली इक्वेशन वाले बन जाएगी, यानी 3 - 1 यहाँ तो यानी 2 तक हम क्या करेंगे, 3 - 1 यानी x1 और x2 की हम पुट करेंगे, x1 एंड x2 यानी i स्टार्ट से लेके i - 1, क्योंकि अगर हम 3 यूज़ करें तो i माइनस क्या हो जाएगा 2, स्टार्ट से लेके 2 तक हमने k+1 यानी नेक्स्ट आइट्रेशन यूज़ करनी है और i+1 यानी i+1 क्या हो जाएगा i3 है, 4 से लेके आगे तक हमने यूज़ करनी है k आइट्रेशन यानी पिछली वाली ही आइट्रेशन। जिस नंबर पे जो पॉइंट पे हम फाइंड आउट करें उससे पहले वाली पे हमने नेक्स्ट आइट्रेशन लेनी है क्योंकि उसका आंसर आ चुका होगा, और उसके बाद वाली पर हमने पिछली आइट्रेशन लेनी है क्योंकि उसका आंसर अभी हमें नहीं पता। तो ये इस तरह की फॉर्म में, और ये हमारे पास ai जो उसके साथ नंबर है वो आके डिवाइड हो जाएगा, बाकी bi जो है वो राइट हैंड साइड वाला नंबर होता है और ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी bi डिवाइड बाई ai यानी राइट हैंड साइड, और जो कुछ नंबर्स होंगे माइनस हो जाएंगे दूसरी तरफ जाके, वो कौन से नंबर्स होंगे जिनके हमारे पास सोल्यूशन आ चुके हैं उनकी k+1 आइट्रेशन लेनी है, और जो नंबर्स हमारे पास जिनके अभी तक सोल्यूशन नहीं आए हैं पिछली आइट्रेशन वाले सोल्यूशन है उसकी kth आइट्रेशन लेंगे। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k द आइट्रेटिव प्रोसीजर विल कंटिन्यू, वी ऑब्टेन द डिजायर्ड एक्यूरेसी, द फॉलोइंग एग्जांपल विल इलस्ट्रेट द प्रोसीजरल स्टेप्स ऑफ दिस मेथड, यानी वो कह रहे हैं कि हमारे पास k के डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज नेक्स्ट आइट्रेशन की आती जाएंगी, और तब तक हम ये कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारे पास डिजायर्ड जितनी एक्यूरेसी जितने करेक्ट आंसर हमें चाहिए तब तक नहीं आ जाता, तब तक हम ये कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल पे उन्होंने अप्लाई करके दिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द 3 डेसिमल प्लेसेस द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये हमारे पास 3 इक्वेशन दी हुई है, इसका हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक हमने एग्जैक्ट आंसर निकालना। सोल्यूशन है स्टेप 1, हमने क्या करना है कि चेक करना है डायगोनल डोमिनेंट है या नहीं है, अगर नहीं है तो पहले बनाना है, लेकिन अगर हम देखें आप आसान तरीका है देखने का कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को छोड़ दो, आप सिर्फ नंबर को देखो। नंबर आपने इस पोजीशन पे देखना है, इस पोजीशन पे देखना है और इस पोजीशन पे देखना है। हर इक्वेशन में जो डायगोनल वाली पोजीशन पे एलिमेंट है वो बाकी के एलिमेंट्स कोफिशिएंट के नेगेटिव पॉजिटिव साइन हटा के सिर्फ नंबर्स को देखना है, उनको ऐड करके वो ग्रेटर बनता है या नहीं बनता। जैसे यहाँ 11 है, यहाँ क्या है 2 और ये 1 3, 11 ग्रेटर है, ये ट्रू है। 10 यहाँ पे ये डायगोनल वाला पोजीशन ये आ गई, 10 यहाँ पे नॉन डायगोनल कौन सा है 1 और ये 2, 1 और 2 3, वो हमारे पास 3 जो है वो लेस देन 10 है। तीसरा क्या है 8, ये डायगोनल वाली पोजीशन है, 8 जो है वो हमारे पास 2 + 3 5 से ग्रेटर है, यानी ये सिस्टम जो है वो ऑलरेडी डायगोनल डोमिनेंट है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट में उसको पहले हम फॉर्म में लिखेंगे जो हम आइट्रेटिव फॉर्म होती है, यानी हम फर्स्ट वाली से x1 या अगर x y z में है तो फर्स्ट से x, सेकंड से y और थर्ड से z निकालते हैं। अगर x1 x2 x3 है तो फर्स्ट से हम x1, सेकंड से x2, थर्ड से x3। इसी तरह अगर हमारे पास इक्वेशन ज़्यादा हैं तो फोर्थ से हम x4 निकालेंगे, नेक्स्ट से x5 निकालेंगे। बाकी सारे नंबर्स को दूसरी तरफ जाके माइनस कर देते हैं, x2 और x3 वाले को, और जो 11 है उसके साथ x1 के साथ वो डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 10 डिवाइड होगा सेकंड वाली इक्वेशन में और थर्ड वाली इक्वेशन में 8 डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये हमारे पास x1 x2 और x3 का हम समझ लें, ये हमारे पास फॉर्मूला सा बन गया कि इसमें हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हमारे पास आंसर्स आते जाएंगे। वी सेटअप आइट्रेशन सेटअप करते हैं। आइट्रेशन के लिए
अगर आप के और के प्लस वन वाली फॉर्म में पुट करो, अब आप यहाँ पे देखो, अब x1 जब आप फाइंड आउट करो तो आपके पास नेक्स्ट x2 और x3 पिछली आइट्रेशन के ही हैं, तो आप नेक्स्ट आइट्रेशन वाला के प्लस वन अगर आप फाइंड आउट करो तो x2 भी आपके पास के आइट्रेशन वाला होगा और x3 भी के आइट्रेशन वाला होगा। तो यहाँ x2 पर भी हमने के लिख देना है और x3 पर भी के लिख देना है। x2 जब हम आइट्रेशन फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या है, x1 अब k प्लस वन आइट्रेशन वाला फाइंड आउट हो चुका है, तो जहाँ x1 है उसके ऊपर हम k प्लस वन पुट करेंगे, जहाँ x3 है वहाँ पे हम k पुट करेंगे क्योंकि x3 अभी नहीं फाइंड आउट हुआ। इसी तरह x3 k प्लस वन है तो हम क्या करेंगे, अब x1 भी नेक्स्ट आइट्रेशन का निकल चुका है और x2 भी, तो x1 भी आपके पास k प्लस वन आएगा और यहाँ पे करेक्शन कर ले, x2 भी आपके पास k प्लस वन आइट्रेशन वाला आएगा। यहाँ पे 3x2 था तो ये 3, तो ये नेगेटिव भी हो जाएगा, पॉजिटिव था तो दूसरी तरफ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा और ये 3x2 होगा। माइनस 3x2 और ये जो, क्योंकि 2 हम फाइंड आउट कर चुके हैं तो हमारे पास आइट्रेशन भी जो होगी वो k प्लस वन आएगी, k नहीं आएगी क्योंकि 1 भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं और 2 भी फाइंड आउट कर चुके हैं। ये 2x3 यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा, x3 यहाँ पे ये x3 भी नेगेटिव है, ये सारी नेगेटिव, ये करेक्शन कर लें, 2x3 भी इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 15 पॉजिटिव रहेगा, यहाँ से आपके पास 2x2 नेगेटिव हो जाएगा और x3 भी नेगेटिव हो जाएगा, x1 इधर नेगेटिव हो जाएगा, 2x3 भी नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से माइनस 2x1 होगा और माइनस 3x2 आ जाएगा, तो ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, 2x3। अब ये भी आपके पास माइनस 3x2, x1 भी फाइंड आउट हो चुका है और x2 भी फाइंड आउट हो चुका है, तो आपने यहाँ पर भी k प्लस वन पुट कर देना है, ये वाला k प्लस वन जो होगा यहाँ पुट कर देना और इस तरह x2 जो k प्लस वन है वो अब आपने यहाँ पे पुट करना, न्यू जो आ गया। वी मस्ट सेट अप इनिशियल एस्टिमेट फॉर x1, x2, x3 इन ऑर्डर टू गेट द आइटरेटिव प्रोसेस स्टार्ट। जब तक हमारे पास कोई एक स्टार्टिंग सोल्यूशन ना हो, हमें के अगर 1 फर्स्ट आइटरेशन में निकालना है तो हमें 0 पॉइंट पर तो वैल्यू चाहिए ना, वो हमें, अगर हमारे पास जो डायगोनल डोमिनेंस वाला कंडीशन ट्रू जाती है, हमने पढ़ा है रिमार्क में, तो हम कहीं से भी सोल्यूशन स्टार्ट करें हमारा जो सोल्यूशन है वो कन्वर्ज लाजमी करेगा। यहाँ पर जो हमारे पास ये जैकोबी और गॉस सीडल वाले क्वेश्चन होते हैं, हम जनरली अगर हमारे पास स्टार्टिंग सोल्यूशन खुद से क्वेश्चन में नहीं गिवन होता तो हम x1 0 पॉइंट पर, यानी हमारे पास स्टार्टिंग सोल्यूशन में 0 लेते हैं, x2 0 पर आप 0 लेते हैं, x3 0 पे जो है 0 लेते हैं। अभी हमने पुट कर देना, जब के हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x1 1 का मतलब है फर्स्ट आइट्रेशन, वैल्यू x1 की फाइंड आउट हो रही है, लेकिन यहाँ पे 1 का मतलब है फर्स्ट आइट्रेशन में, वैल्यू 2 फाइंड आउट हो रही है x2, इसका मतलब जो है वो ये के यहाँ जो 1 आएगा इसका मतलब है फर्स्ट आइट्रेशन में, यहाँ x3 की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है लेकिन फर्स्ट आइट्रेशन में। और ये भी आपने ख्याल रखना है कि आपने जब चेक करना है कि रिपीट हो रहे हैं आंसर नहीं, तो आपने x1 को x1 से ही कंपेयर करना है कि वापस से नेक्स्ट में कितना सिमिलर आ रहा है, x2 को आपने x2 से ही कंपेयर करना है और x3 को x3 से। आपने x1 x2 और x3 को आपस में कंपेयर नहीं करना, x1 का डिफरेंट आंसर होगा, x2 का डिफरेंट आंसर होगा, x3 का डिफरेंट आंसर होगा। कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें x1 भी 1 आ गया था, x2 भी 1 आ गया था, x3 भी 1 आ गया था, या xyz था, तीनों 1 आ गए थे, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। वो कुछ केसेस में हो सकता है कि आपके पास x1 x2 और x3 के आंसर सेम आ जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। x1 नेक्स्ट वाले x1 से मैच होना चाहिए, x2 नेक्स्ट वाले x2 से, और x3 जो है नेक्स्ट वाले आइट्रेशन के x3 से मैच होना चाहिए, क्योंकि हम सोल्यूशन जब निकाल रहे हैं तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो आंसर होता है वो हमारे पास इस तरह से आएगा, x1 डिफरेंट आंसर है, y1 डिफरेंट आंसर है, x1 x2 सॉरी, और x3 जो है वो डिफरेंट आंसर है। ये तीनों जब हम पुट करेंगे इक्वेशन में तो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, जब एग्जैक्ट आंसर हमारे पास होता है, तो हमें ये तीनों अलग अलग आंसर चाहिए होते हैं। अभी हमने पुट कर दिया, पुट करने से हमारे पास जब x1 0 पुट किया, x2 फर्स्ट वाली इटरेशन हमने पुट कर दिया, x2 की जगह 0, x3 की जगह, तो ये दोनों 0 हो गए। 15 को 11 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 1.364।
एक ये आंसर आ गया। उसके बाद अब x1 का न्यू आंसर हमारे पास मौजूद है। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में हमने x1 की जगह ये जो आंसर आया 1.364 ये पुट करना है, और x3 वाला क्योंकि नया नहीं है तो हमने 0 पुट करना है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा x2 का आंसर आ जाएगा 1.463। नेक्स्ट जब हमने x3 फाइंड आउट करना है तो x3 में x1 की है वो इस आइट्रेशन में जो वैल्यू आई थी 1.364 ये हमने यूज़ करनी है, और x2 की जगह हमने 1.463 ये यूज़ करनी है, और उसको कैलकुलेट करके 8 पे डिवाइड करना है, और x3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.765। तो ये हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन ये आ गई है। अब जब सेकेंड आइट्रेशन लेनी है तो k की जगह हमने 1 पुट करना है। 1 पुट किया तो हमारे पास x1 सेकेंड स्टेप पे आ जाएगा या सेकेंड आइट्रेशन में आ जाएगा। फिर आपके पास क्या होगा, फर्स्ट आइट्रेशन वाला x2 यूज़ करना है और फर्स्ट आइट्रेशन वाला x3 यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, वही आपके पास हो गया सेकेंड आइट्रेशन का x1। अब जब सेकेंड आइट्रेशन का आप x2 करोगे तो आपके पास सेकेंड आइट्रेशन का x1 ऑलरेडी मौजूद होगा, वो पुट करना है, और x3 जो है वो न्यू आइट्रेशन का यानी सेकेंड आइट्रेशन का तो नहीं है, तो फिर आपने फर्स्ट आइट्रेशन वाला यूज़ करना है। यानी जो नेक्स्ट अवेलेबल आपके पास मौजूद है, जो भी जिसका वेरिएबल का भी रिजल्ट मौजूद है वो आपने यूज़ करते जाना है। जैसे जैसे नेक्स्ट आते जाएंगे वो हम यूज़ करते जाएंगे, पिछले वाले को हम छोड़ते जाएंगे। जो जब कोई भी मेथड होता है उसमें हम पिछली वाली पूरी आइट्रेशन जब तक नेक्स्ट आइट्रेशन खत्म नहीं हो जाती तब तक हम वही यूज़ करते हैं। गॉस सीडल में हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास न्यू सोल्यूशन आता है किसी वेरिएबल का तो हम पिछले वाले सोल्यूशन को छोड़ देते हैं, चाहे वो उसी आइट्रेशन के अंदर ही हो। तो इसी तरह हमने x3 सेकेंड वाली आइट्रेशन में निकालना है, फिर हमने थर्ड आइट्रेशन वाले में भी यही करना है। थर्ड आइट्रेशन में हमारे पास आ जाएगा k की जगह 2 आ जाएगा, इसी तरह फोर्थ आइट्रेशन में आ जाएगा 5th 6th, और हमारे पास अगर आप देखो तो x1 की जो आंसर है वो क्या आ रहा है 1.05, ये 1.02 से हुआ, फिर 6 हुआ, 1.5 दो बार इसमें भी रिपीट हो गया, इसमें भी रिपीट हो गया, 5 6 इसमें भी रिपीट हो गया 1.056। पॉइंट के बाद हमने 3 डेसिमल तक एक्यूरेसी लेनी थी, और 3 डिजिट्स आपके पास देखे 3 आइट्रेशन में, इसमें भी रिपीट हो गया, इसमें भी रिपीट हो गया, और इसमें भी रिपीट हो गया। यहाँ पर इसी तरह x2 1.364 1.364 1.364 3 बार रिपीट हो गया, और यहाँ पे 0.650 0.650 0.650 ये आपके पास 3 आइट्रेशंस में क्योंकि रिपीट हो गया, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास डिज़ायर्ड एक्यूरेसी है। मतलब ये एग्जैक्ट तो नहीं होगा, बिल्कुल रिपीट हो रहा है तो पॉइंट के बाद क्योंकि हम राउंड ऑफ कर रहे हैं हो सकता है आगे वाला थोड़ा आंसर डिफरेंट आता हो, लेकिन पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक हम एग्जैक्ट आंसर के इक्वल आ गए। इसके बाद वाला जो रिजल्ट है वो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है एग्जैक्ट से, लेकिन हमें एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं करना, ये हमारे पास डिज़ायर्ड या रिक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेट आंसर है। अप्रॉक्सीमेट का मतलब है जो एग्जैक्ट से बहुत क्लोज होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। फर्स्ट स्टेप में हमने डायगोनल डोमिनेंस चेक करनी है, ये ऑलरेडी डायगोनल डोमिनेंट है, ये 2 है, नेगेटिव साइन कभी छोड़ दें 2, और ये 1 2 + 1 3 < 4 इक्वल भी हो सकता है और लेस हो सकता है, ग्रेटर नहीं हो सकता। अगर ग्रेटर है मतलब वो डायगोनल डोमिनेंट नहीं है। अब ये हमारे पास डायगोनल पोजीशन है, ये है 2 और ये है 1, 2 + 1 3, और ये 3 के इक्वल आ गया, इक्वल आ सकता है तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास ये आ गया 2, और यहाँ पे आपके पास 2 ये 4 है, तो इसका मतलब क्या है, ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। यहाँ इस वाली पोजीशन से हमें पता लग रहा है कि जो हमारे पास सिस्टम है ये 2 और ये 2 हमारे पास जो है वो 4 बन जाता है, और ये आपके पास 2 है, तो ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। इज डायगोनली डोमिनेंट बट नॉट स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट। द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, वो कह रहे हैं डायगोनली डोमिनेंट, बट यहाँ पर का मतलब है कि हमारे पास जो डायगोनल वाला एलिमेंट है वो ग्रेटर ही होना चाहिए। अगर सिर्फ डायगोनली डोमिनेंट है इसका मतलब क्या, इक्वल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ 1 3 था लेकिन 4 उससे बड़ा था, तो इस वाली क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ अगर हम देखें 2 और यहाँ जो है 1 2 + 1 3, और ये 3 के इक्वल आ जाता है। जहाँ इक्वालिटी आ जाती है वहाँ स्ट्रिक्टली नहीं रहता, जहाँ सिर्फ ग्रेटर वाली कंडीशन होती है वहाँ स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट होता है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास स्ट्रिक्टली था, लेकिन सेकंड वाली में स्ट्रिक्टली नहीं था, वहाँ इक्वालिटी आती थी। लेकिन थर्ड वाली में हमारे पास डायगोनली डोमिनेंट वाली कंडीशन नहीं होती, लेकिन फिर हमारे पास यही अगर क्वेश्चन है तो हमें इसी को लेकर, क्योंकि बाकी अगर हम इसी को लेकर चलना होगा, क्योंकि बाकी अगर हम 2 इक्वेशन देखें तो यहाँ थर्ड वाली पोजीशन पे सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू है वो इधर ही आ रही है, तो हम बाकी 2 में नहीं ले सकते, तो हमें यही वाली थर्ड इक्वेशन लेनी पड़ेगी। पहले जो हम इसको थोड़ा सा सेट करके लिख लेंगे जिस फॉर्म में हमने x1 x2 और x3 की वैल्यू निकालनी है, यानी बाकी सारी चीज़ें जो हमारे पास
x1 के अलावा जो वैल्यूज़ थे x2 पे x3 पे, उसको हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, और x1 और x2 x3 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएंगी। जब इक्वेशन बन जाएंगी तो ये जैसे यहाँ 2x है तो नेगेटिव 2x दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव 2x बन जाएगा। पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह ये पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये 2x1 क्या है, पॉजिटिव था, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर x3 है, x3 आपके पास नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। 8 माइनस 2x1 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव था, और ये जो था ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपके पास ये तीनों इक्वेशन बन गए। स्टार्टिंग सोल्यूशन में हम क्या ले लेंगे, x1 x2 x3 तीनों को हम 0 ले लेंगे। पुट करने से हमारे पास x1 जो है वो आ जाएगा यहाँ पे 12/4 = 3 आ जाएगा। 7/3 तो ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और यहाँ पर 8/2 तो ये 4 आ जाएगा आपके पास। ये आंसर्स आ जाएंगे आपके पास। x1 3 आ गया। और नेक्स्ट में सॉरी, ये गॉस सिडल मेथड है तो हमने पहले x1 निकालना है। x1 की जो नेक्स्ट वैल्यू हम दोबारा पुट कर देंगे। x1 हमारे पास आ जाएगा 3। अब नेक्स्ट जब हम यहाँ x2 निकालेंगे तो x2 इधर हम पुट कर देंगे 3, और x3 जो है वो लास्ट वाली आइटरेशन 0। तो ये आपके पास बन जाएगा ऊपर ये 3 2 6 आ जाएगा, 7 - 6, और ये 3/3 आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा x2 का। और नेक्स्ट फिर आपके पास आ जाएगा x3 में आप क्या करोगे, x1 और x2 दोनों जो बैक इसी आइट्रेशन का वो पुट करना है। पुट करने के बाद आपके पास x1 x2 और x3 की वैल्यू आ जाएगी। फिर सेकंड आइट्रेशन में आपके पास क्या होगा, x1 x2 और x3 आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन वाली। स्टार्ट में जब x1 फाइंड आउट करोगे तो पिछली आइट्रेशन के आप x2 और x3 फाइंड यूज़ करोगे, और इससे आपके पास नया वाला x1 आ जाएगा। अब जब से x2 निकालोगे तो आप इसी आइट्रेशन वाला x1 यूज़ करोगे और पिछली आइट्रेशन वाला x3 यूज़ करोगे, तो आपके पास ये नेक्स्ट आ जाएगा। इक्वेशन आपने वही यूज़ करनी है जो आप पहले बना चुके हो। नेक्स्ट आपके पास क्या है, x1 और x2 इस आइट्रेशन में दोनों आ चुके हैं, वही हमने यूज़ करना है और वही हम पुट करके निकाल लेंगे। अब जब थर्ड आइट्रेशन है तो स्टार्ट में हमारे पास क्योंकि पिछले आइट्रेशन वाले ही नंबर है तो x2 और x3 जो है पुराने वाले यूज़ करके पिछले आइट्रेशन वाले यूज़ करके हमने x1 निकालना है। जब x2 निकालेंगे तो इस आइट्रेशन का x1 और पिछली वाली आइट्रेशन का x2 यूज़ करेंगे। इसी तरह x3 निकालने के लिए x1 और x2 दोनों इसी आइट्रेशन के यूज़ करके हमने पुट कर देने ऊपर जो हमने 3 इक्वेशन बनाई हैं उनमें, और यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट थर्ड आइट्रेशन होती है। इसी तरह हमने फोर्थ आइट्रेशन कंटिन्यू करनी है, और कंटिन्यू करने से हमारे पास फोर्थ आइट्रेशन के बाद x1 का जो आंसर है वो 2.988 आ जाएगा, x2 का आंसर 1.015 आ जाएगा, और x3 का आंसर है वो 2.0 आ जाएगा। नेक्स्ट है रिमार्क्स। Jacobi method is very slow convergent and it does converge it will converge linearly, यानी ये बहुत स्लो है और ये एक एक स्टेप में कन्वर्ज करेगा पूरा। यानी आपके पास हर स्टेप में नेक्स्ट कन्वर्जेंस एक लाइन में एक फॉर्म में, यानी x1 पूरी आपके पास एक आइट्रेशन आ जाएगी, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में डिफरेंट कन्वर्जेंस होगी। यहाँ पे क्या होता है, x1 जैसे निकला तो x2 में पुट कर दिया तो कन्वर्जेंस जो है वो फास्टर होती है। Jacobi में हमारे पास कन्वर्जेंस फास्टर नहीं होती क्योंकि हम पिछली आइट्रेशन में रहते हैं जब तक हम पूरी आइट्रेशन सॉल्व नहीं कर लेते। इफ द मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट इज डायगोनली डोमिनेंट इट गारंटीज द फास्ट कन्वर्जेंस ऑफ द मेथड। अगर डायगोनली डोमिनेंट है तो हमारे पास कन्वर्जेंस फास्ट होती है। Gauss-Seidel मेथड इज फास्टली कन्वर्जेंट देन Jacobi मेथड, एंड on the whole we can say Gauss-Seidel method converges twice as fast as Jacobi method, और Gauss-Seidel method ज़्यादा फास्ट कन्वर्ज करता है Jacobi से, और हम कह सकते हैं कि वो डबल स्पीड पे हमें बेटर आंसर देता है क्योंकि जैसे ही हमारे पास न्यू x1 निकलता है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास मतलब क्या है, x1 अगर हमारे पास निकला तो पिछली आइट्रेशन से ज़्यादा बेटर, ज़्यादा एग्जैक्ट सोल्यूशन है, ज़्यादा एग्जैक्ट के क्लोज है। तो इसका मतलब है जब हम वो नया वाला आंसर यूज़ कर रहे हैं तो हम x2 को भी बेटर स्टार्टिंग सोल्यूशन दे रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास जो Gauss-Seidel मेथड है वो Jacobi से ट्वाइस यानी 2 टाइम्स ज़्यादा फास्टर हमारे पास आंसर देता है। तो ये हमारे पास Gauss-Seidel का बेनिफिट है कि वो हमें जल्दी ही बेटर आंसर देता है। जैसे हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन में न्यूटन-रैप्सन मेथड में उसमें हमें क्या करना पड़ता था, डेरिवेटिव तो फाइंड आउट करना पड़ता था लेकिन हमारे पास आंसर जल्दी आ जाते थे। यहाँ पे क्या होगा, पिछले में इजी था कि हमने पिछली आइट्रेशन वाला यूज़ करना है, यहाँ हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि जैसे न्यू वैल्यू आई हमने वो यूज़ कर लेनी है, लेकिन इससे हमारे पास जो आंसर है वो जल्दी है बेटर आ जाएंगे। नेक्स्ट आज के लिए हमारे पास यही था। नेक्स्ट जो है वो हमने एक थ्योरम पढ़ना है
जो हमारे पास डायगोनल डोमिनेंस वाला थ्योरम है, और फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज कंटिन्यू